सभी कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम एक नई क्लास लेकर आपके सामने आ चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री के बारे में। जैसे कि मैंने बताया था आपको कि हम लोग एमटीएस का एक नया सेशन लेकर आए हुए हैं, क्योंकि अगले ही महीने अब जस्ट अप्रैल में एमटीएस का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। इसका पूरी तरह से सिलेबस चेंज हो चुका है, तो हमारे लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत ही जो है एक स्वर्णिम अवसर है कह सकते हैं। तो जो बच्चों ने एमटीएस के लिए अप्लाई किया हुआ है, एग्ज़ाम मतलब देने के लिए उन्होंने फॉर्म भरा हुआ है, फिल किया है, तो उन बच्चों के लिए मैं ख़ास तौर पर कहना चाहूँगा कि आप लोग अगर एमटीएस में अपना नाम लाना चाहते हैं, अपनी एक सीट को रिज़र्व करना चाहते हैं, तो समझ लीजिएगा जीएस का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है। क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन मैक्सिमम क्वेश्चन आने हैं। मिनिमम क्वेश्चन की मैं बात करूँगा तो 2 तो मिनिमम है ही है, ठीक है। मतलब 2 से 3 क्वेश्चन हो सकते हैं, इससे कम क्वेश्चन नहीं हो सकते हैं। किसके? जनरल साइंस के। याद रखिएगा बच्चों, जनरल साइंस के। तो जनरल साइंस के मैं जो आपको बात बता रहा था कि इससे कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आने हैं, इस बात को आपको दिमाग में रखना है। तो आप इसको कतई मत घबराइएगा कि नहीं आपको यहाँ से जो है क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेंगे। एक्सेप्शनल शिफ्ट को अगर मैं छोड़ दूँ तो बाकी शिफ्ट में जो है ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। तो बच्चों, अगर मैंने आपको चीज़ें बताई, तो मैंने जैसे कि 3 क्लासें फिजिक्स की कर ली है, कंप्लीट कर दी है। आज की एक नई क्लास हम लोग लेकर आए हुए हैं, जनरल साइंस मतलब साइंस की, जिसमें केमिस्ट्री आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों से क्वेश्चन बन सकते हैं। हो सकता है कि केमिस्ट्री से क्वेश्चन ना आए तो फिजिक्स से क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है कि बायोलॉजी से, लेकिन 2 का कॉम्बिनेशन हमेशा रहता है। कभी कभी किसी किसी शिफ्ट में 3 का कॉम्बिनेशन, मतलब कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों से एक क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि शिफ्ट वाइज डिपेंड करता है, ठीक है बच्चों। तो कतई आप ये मत सोचिए कि आप जो है फिजिक्स केमिस्ट्री को आप छोड़ देंगे। एक एक नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन का 3 नंबर का है। आप समझ सकते हैं कि जीएस का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। इसी जो इसका सेकंड मॉड्यूल, सेकंड पेपर होगा, उसी से सारा कुछ जो है एक कटाव बनेगी। तो बच्चों, इसको आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। आज जो हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि आने वाले समय में जो रेलवे की वैकेंसियाँ भी आ रही हैं, उसमें ग्रुप डी वगैरह की वैकेंसी भी रहेंगी। क्योंकि अभी ग्रुप डी का जो अभी सिलेबस था, मतलब ग्रुप डी का कंप्लीट हो गया है। एलएलपी का भी एग्ज़ाम होने वाला है, आएगी वैकेंसी। एलएलपी की बहुत सारी वैकेंसियाँ, तकरीबन 90,000 वैकेंसी आने वाली हैं। तो आप उसमें भी इसका इम्पॉर्टेंट रोल होगा कि आप एक अच्छी सी नोट अपनी बना लीजिए, क्योंकि ये आपकी आने वाली एग्ज़ामों में भी बहुत हेल्पफुल साबित होने वाली है। तो आज की क्लास में हम लोग केमिस्ट्री के सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर को लेके चलेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर क्या है? जैसे ही हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं तो हम लोग द्रव्य के बारे में पढ़ते हैं, द्रव्य क्या होता है, ठीक है बच्चों। तो आज की क्लास में हम बेसिक से केमिस्ट्री को जानेंगे और बड़े डीप तक जाएंगे। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें जानेंगे केमिस्ट्री में। और मैं वो क्वेश्चन भी आपके सामने रखूँगा जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आए हुए हैं, एसएससी ने खुद पूछा हुआ है। तो आप ये मत सोचिएगा कि नहीं हम लोग जो है ऐसे प्रश्न नहीं ऐसा पढ़ रहे हैं तो ये नहीं आएगा। आते हुए क्वेश्चन भी आपसे पूछूंगा, आपको दिखाऊंगा कि नहीं ये शिफ्ट में क्वेश्चन कब कहाँ आया है, ये भी आपको बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेकिन सबसे पहले आज की मोटिवेशन थॉट पर डिस्कस करेंगे, फिर आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि शेर बना हुआ है, यहाँ पे इस पिक्चर में आपको शेर का पिक्चर दिख रहा होगा। तो मैं आपको बताऊँगा दोस्तों कि आज का मोटिवेशन थॉट बहुत बेस्ट मोटिवेशन थॉट है। गलती से सीख कर दिलेर बनते हैं। कुछ लोग होते हैं ना कि गलतियों से सीख जाते हैं, बोलते हैं कि नहीं हम तो सीख गए हैं बहुत। गलती से सीख कर दिलेर बनते हैं, कच्चे से पक्के होकर बेर बनते हैं। गलती से सीख कर दिलेर बनते हैं, कच्चे से पक्के होकर बेर बनते हैं। एक बार गिरो तो हार मत मानना कभी, एक बार गिरो तो हार मत मानना कभी। गिर गिर कर जो ज़िंदगी को जिए वही शेर बनते हैं। गिर गिर कर जो ज़िंदगी को जिए वही शेर बनते हैं। दोस्तों याद रखिएगा कि कभी आप ये मत समझिए कि एक बार गिर गए तो वहाँ से आप उठ नहीं सकते, उठेंगे तो आप छोड़ देंगे मैदान को। नहीं, जो गिर गिर कर वही शेर बनते हैं जो गिर गिर कर जीता है। क्योंकि वो हर बार जब गिरता है तो कुछ एक नया सीखता है, हर बार वो अपनी गलतियों से कुछ नया सीखता है। वो लोग आगे बढ़ के जब जाते हैं तो उनके पास जो अनुभव रहता है, उनके पास जो ज्ञान रहता है, वो
उस आदमी के ज्ञान से, उस व्यक्ति के ज्ञान से काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी अनुभव, काफ़ी व्यवहारिक टाइप का, काफ़ी जो है लॉजिक ज्ञान रहता है, काफ़ी लॉजिक चीज़ें उसको पता होती हैं, क्योंकि वो चीज़ें उसने नज़दीक से जाके सीखा है, बहुत गहराइयों से जाके सीखा है। तो दोस्तों चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हम हमेशा तो मोटिवेशन थॉट पर डिस्कस करते हैं और आगे बढ़ते हैं और एक अच्छे से जो है चैप्टर को फिनिश करते हुए, सारे पॉइंट को 1 बाय 1 डिस्कस करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ऐसे ही तो हम लोग मोटिवेशन थॉट पे इसलिए डिस्कस कर देते हैं ताकि बच्चों के अंदर ये रहे कि नहीं, हमेशा की तरह की मोटिवेशन हमको मिल चुका है, अब हमको जो है पूरी क्लास अच्छे से देखनी है और जो है ख़त्म करना है और सारी चीज़ें समझना है मन से, क्योंकि शुरुआत अच्छी होती है तो अंत भी अच्छा होना चाहिए। तो हमेशा हमारे अंदर यही रहा है कि जब हम अच्छी से शुरुआत करेंगे और हमारा जो क्लास जब ख़त्म होने, मान लीजिए इस क्लास जैसे मान लीजिए हम लोग ख़त्म करने जा रहे हैं, तो उसका अंत भी हम लोग अच्छा ही करते हैं। ठीक है, तो इसी पॉजिटिव सकारात्मक सोच के साथ, इसी शेरदिल के साथ आगे बढ़ते हैं और आज की क्लास के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को और महत्वपूर्ण आज की क्लास का जो महत्वपूर्ण चैप्टर है उस पर डिस्कस करते हैं। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया बच्चों कि हम लोग किस पर डिस्कस करने वाले हैं। पहले मैं इसका थोड़ा सा तो दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैंने आपको बताया कि हम लोग द्रव्य पर डिस्कस करेंगे। द्रव्य क्या होता है, ब्रह्मांड में द्रव्य जिसे मैटर बोलते हैं। सबसे पहले हम लोग छोटे छोटे पॉइंट को हम लोग आगे बढ़ते हुए निकलेंगे। तो द्रव्य क्या होता है, द्रव नहीं द्रव्य। ठीक है बच्चों, द्रव्य की बात हो रही है यहाँ पे। मैं इसको थोड़ा सा इरेज करूँगा और यहाँ पे मैं आपको बता रहा था द्रव्य। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझना है मैं द्रव्य बोल रहा था, द्रव नहीं बोल रहा था। द्रव्य जिसे बोलते हैं मैटर। भले हमारी क्लास थोड़ा सा आपको लगेगा कि सर बड़ा बेसिक पढ़ा रहे हैं, क्या ऐसे क्वेश्चन आते हैं। मैं बोलता हूँ आप पढ़ो। आज तो ज्ञान वैसे भी पढ़ाई में ज्ञान वही लोग लेते हैं पढ़ने के लिए, मतलब आदमी ये सोचता है कि हम पढ़ें, बस हमको वही पे प्रश्न क्वेश्चन आ जाए, हमारी नौकरी हमें आराम से मिल जाए। मतलब आज लोग क्या कहते हैं, पढ़ते नहीं, खुद के लिए नहीं पढ़ते हैं, नौकरी के लिए पढ़ते हैं। तो वही तो हम भी वैसे ही प्रयास करते हैं कि आपको कुछ अलग से अच्छी चीज़ समझाएं ताकि आपको व्यवहारिक जीवन में भी आपको देखने को मिले और समझने को मिले। ठीक है, तो मैं आपको बताया द्रव्य, जब भी हम ब्रह्मांड की बात करते हैं, अपने पूरे विश्व की बात करते हैं, ब्रह्मांड जो हमारा पृथ्वी है, तो उसमें द्रव्य का एक इम्पॉर्टेंट रोल आता है, द्रव्य। ठीक है, जैसे मैं बात करूँ द्रव्य की तो बात कर रहा था, तो मैं अगर बात करूँ अपनी ब्रह्मांड की, ब्रह्मांड जिसमें हम लोग रहते हैं, अगर मैं ब्रह्मांड की बात करूँगा बच्चों, तो इसमें 2 चीज़ें आपको देखने को हमेशा मिली हैं। पदार्थ, कोई भी मैटर होगा पदार्थ, और उसमें एक ऊर्जा होगी। उसमें क्या होगी, ऊर्जा होगी, आपको देखने को मिला है। अब पदार्थ है तो उसमें क्या होगा, उसका द्रव्यमान होगा। क्या होगा बच्चे, द्रव्यमान होगा, एंड उसका आयतन भी होगा। आयतन को क्या करते हैं, 3 डायमेंशन में देखते हैं कि कोई कितना स्थान घेरता है, कितनी जगह को घेर लेता है। ठीक है, याद रखिएगा। इससे लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों चीज़ होती है, याद रखिएगा। आयतन जिसे वॉल्यूम भी बोलते हैं। ठीक है ना, 3D होता है ये, 3D या 3 डायमेंशन में होता है। अगर द्रव्य की बात करता हूँ, द्रव्यमान और आयतन होता है, किसी भी पदार्थ का द्रव्यमान और आयतन होता है। अगर द्रव्यमान और आयतन को मैं एक प्रकार से डिवाइड करूं तो क्या, कैसे डिवाइड कर सकता हूँ इन द्रव्यमान या आयतन, जो भी किसी वस्तु का द्रव्यमान है, तो उस द्रव्यमान या आयतन की 2 अवस्थाएं होंगी। भौतिक अवस्था में द्रव्यमान होगा या तो फिर रासायनिक अवस्था में होगा। भौतिक अवस्था में होगा बच्चों, या तो फिर वो रासायनिक अवस्था में होगा। 1 मिनट, रासायनिक अवस्था में होगा। मैं बच्चों आपको चीज़ समझाऊंगा 1 बाय 1, बस आप पेशेंस रखिएगा। रासायनिक अवस्था, ठीक है बच्चों, या तो फिर वो रासायनिक अवस्था में होगा। मतलब अगर मैं बात करूं कि कोई चीज़, मान लीजिए पत्थर पड़ा हुआ है, एक भौतिक अवस्था में पड़ा हुआ, तो उसका एक द्रव्यमान है, आयतन है। अगर मान लीजिए मैं लैब में एक प्रयोग कर रहा हूं, मैं मान लीजिए नाइट्रोजन गैस बना रहा हूं, मान लीजिए मैं जो है अमोनिया गैस बना रहा हूं, तो उसमें भी क्या है, उसका लिक्विड है, लिक्विड का क्या है, वॉल्यूम है, उसका क्या है, वेट है, लीटर में जैसे मान सकते हैं। तो द्रव्यमान और आयतन होता है या तो भौतिक अवस्था में रहेगा या तो फिर रासायनिक अवस्था में रहेगा। ठीक है, अगर वो चीज़ भौतिक अवस्था में बात करूं तो भौतिक अवस्था में किन किन प्रकार में हो सकती है, ठोस में हो सकती है, द्रव में हो सकती है, द्रव, गैस, और कई बार प्रश्न आया बच्चों, जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दिया वो उनको पता होगा कि द्रव्य की भौतिक अवस्था, मान लीजिए द्रव्य है, द्रव्य इसको मान लेते हैं हम लोग, इसे द्रव्य की चौथी अवस्था भी कहते हैं। प्लाज्मा को द्रव्य की चौथी अवस्था भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 4th स्टेज ऑफ मैटर, 4th स्टेज ऑफ मैटर।
याद रखिएगा। इसे बोलते हैं फोर्थ स्टेज ऑफ मैटर भी बोलते हैं, याद रखिएगा। तो ये चीज़ भी आपको दिमाग में रखना है। ये थोड़ा सा रंग चुभने लगता है बच्चों को, तो हाँ मैं याद रखूँ। ऐसा बताइएगा कि बच्चों आपको कोई कलर ऐसा चुभे नहीं, आपको चीज़ें समझ में पूरी तरह से आनी चाहिए। तो याद रखिएगा कि प्लाज्मा का क्या हो गया, फोर्थ स्टेज कहते हैं। इसके बाद एक लास्ट स्टेज भी होती है बच्चों, उसको भी दिमाग में रखिएगा, कई बार पूछ लेता है। BEC बोलते हैं उसको, बोर आइंस्टीन कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है ना। बोर आइंस्टीन कॉन्सोनेंट बोलते हैं बोर आइंस्टीन कॉन्सोनेंट। लेकिन ठोस द्रव गैस प्लाज्मा का तो मैं बता दूं बच्चों, SSC ने 2019 के 2022 के कई सारे शिफ्टों में जो है इसने पूछा है, CSL का, CGL का, MTS का, सभी शिफ्टों में इन्होंने घुमा फिरा के प्रश्न को पूछा है कि द्रव्य की चौथी अवस्था क्या कहलाती है, प्लाज्मा कहलाती है। तो यहाँ तक मैं मानता हूँ आपको चीज़ समझ में आ गई होंगी। तो भौतिक अवस्था का मैंने विभाजन आपको बता दिया था। अब मैं रासायनिक अवस्था की बात कर रहा था आपको। रासायनिक अवस्था में अगर द्रव्य है तो वो किन किन अवस्थाओं में हो सकता है, रासायनिक अवस्था में है तो उसको कैसे डिवाइड करेंगे बच्चों। अगर रासायनिक अवस्था में है तो वो शुद्ध हो सकता है, शुद्ध पदार्थ हो सकता है, या तो फिर अशुद्ध पदार्थ हो सकता है, अशुद्ध पदार्थ हो सकता है। याद रखिए बच्चों, शुद्ध हो सकता है या तो फिर अशुद्ध हो सकता है, ये आपको दिमाग में रखना है। अगर वो अशुद्ध शुद्ध है तो शुद्ध क्या हो सकता है, तत्व हो सकता है, या तो फिर हो सकता है क्या हो सकता है, यौगिक हो सकता है। यौगिक मतलब कंपाउंड, ठीक है बच्चों। अगर वो तत्व एलिमेंट है तो एलिमेंट में क्या हो सकता है, वो 3 प्रकार का हो सकता है। धातु हो सकता है, अधातु हो सकता है, और या फिर हो सकता है क्या बच्चों, हो सकता है उपधातु हो सकता है। ये दिमाग में रखना है। आपको चीज़ समझना है कि शुद्ध पदार्थ की एक रासायनिक अवस्था में अगर कोई पदार्थ है तो वो शुद्ध हो सकता है, अशुद्ध हो सकता है। शुद्ध होगा तो वो तत्व होगा, यौगिक होगा। अगर तत्व होगा तो धातु होगा, अधातु होगा, उपधातु होगा, ठीक है। यौगिक की बात करूँगा, अगर यौगिक होगा तो कार्बनिक होगा और अकार्बनिक होगा। कार्बनिक हो जिसमें कार्बन है, अकार्बनिक जिसमें कार्बन नहीं है, अकार्बनिक होगा, ठीक है। कार्बनिक होगा, ऑर्गेनिक और नॉन ऑर्गेनिक होगा, ठीक है ना। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक होगा। अशुद्ध अवस्था में हो सकता है तो 2 प्रकार की कंडीशन बन सकती है। कौन कौन सी बन सकती है, समांगी और विषमांगी। कौन कौन सी कंडीशन बन सकती है बच्चों, समांगी और विषमांगी। तो समांगी, एक मिनट, थोड़ा सा इसमें क्लियर नहीं है बच्चों, मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं क्योंकि आपको चीज़ समझ में नहीं आएगी। तो समांगी हो गया ये, समांगी और विषमांगी। स्क्रीन छोटी होने की वजह से बच्चों थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन आपको कतई इस बारे में घबराना नहीं है कि हम जो है चीज़ें आपको नहीं समझा पाएंगे। समझाने का हमारा पूरा प्रयास रहता है। तो समांगी और विषमांगी, तो यहाँ तक चीज़ें मैं सोचता हूँ समझ में आ गया होगा कि रासायनिक अवस्था में पदार्थ होगा, रासायनिक अवस्था में शुद्ध हो सकता है, अशुद्ध हो सकता है। शुद्ध होगा तत्व होगा, यौगिक होगा। अगर एलिमेंट है तो धातु होगा, अधातु होगा, उपधातु होगा। यौगिक है तो कार्बनिक होगा, अकार्बनिक होगा। और अगर अशुद्ध है तो समांगी होगा, विषमांगी होगा। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई आपको, ठीक है। अब हम पढ़ रहे थे, अगर मैं साइंस की बात करूँगा, ये मैंने जो है एक प्रकार का आपको चीज़ें मोटी मोटी बता दी कि द्रव्य की जो 4 अवस्थाएं होती हैं उनको बता दिया। अगर कोई पदार्थ है वही द्रव्य कहलाएगा मैटर, तो वो क्या हो सकता है कि उसमें द्रव्यमान होगा, आयतन होगा। तो कौन सी अवस्था में, 2 अवस्थाएं बता दी उसकी, उसमें भी उसके जो है पार्ट कौन कौन से होते हैं वो भी बता दिया मैंने। तो ये भी याद रखिएगा, जब रासायनिक विज्ञान के जनक कभी पूछ लेता है, रसायन विज्ञान के जनक, रसायन विज्ञान के जनक पूछ लेता है कई बार प्रश्न बच्चों, तो ये बता दीजिएगा, लेवोसियर को बोलते हैं। लेवोसियर, लेवोसियर, याद रखिएगा बच्चों, क्या किसे बोलते हैं, लेवोसियर को बोलते हैं। तो रासायनिक विज्ञान के जनक लेवोसियर कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं, लेवोसियर कहलाते हैं। यहाँ तक आपको चीज़ें समझ लेनी है, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे और आगे आपको चीज़ें कुछ बताएंगे जो बहुत एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं, जहाँ से प्रश्न बनते हैं मैं वहाँ तक आपको चीज़ें बता चुका। तो यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो रसायन विज्ञान के जनक को लेवोसियर कहते हैं, ये भी आपको चीज़ें समझना है। केमिस्ट्री शब्द कीमिया शब्द से आया है, मतलब कह सकते हैं केमिस्ट्री शब्द कीमिया शब्द से आया है, जिसका अर्थ काली मिट्टी होता है। तो ये चीज़ आपको समझ में
आ गई होंगी कि मतलब केमिस्ट्री शब्द तो कहीं पूछता नहीं है कि कहाँ से आया है, तो ये भी समझ लीजिए केमिस्ट्री का अर्थ कीमिया होता, कीमिया शब्द से आया है जिसका अर्थ होता है काली मिट्टी। अब मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ों को, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि जब द्रव जो होता है, द्रव की मुख्यतः 3 अवस्थाएं होती हैं। जब द्रव्य की हम लोग बात करेंगे बच्चों, द्रव्य की मुख्यतः 3 अवस्थाएं ठीक। द्रव्य की मुख्यतः 3 अवस्थाएं जब पढ़ेंगे, जब हम ठोस की बात करेंगे, द्रव की बात करेंगे और गैस की बात करेंगे। ठीक। अब ठोस की जब हम बात कर रहे हैं बच्चों, जब हम ठोस की बात कर रहे हैं तो समझिएगा द्रव्य की 3 अवस्थाओं में जब हम ठोस की बात कर रहे हैं तो ये समझिए बात को कि ठोस में क्या हो सकता है। ठोस में जो आकर्षण बल होगा, अंतराणविक बल, जो 2 कणों के बीच अंतराणविक बल होता है वो इसमें क्या होगा, अत्यधिक होगा। ठीक है ना। आणविक बल जो होगा, आणविक बल क्या होगा, सबसे अधिक होगा। ठीक है ना, सबसे अधिक होगा, सबसे अधिक। ठीक। किससे सबसे अधिक होगा, किससे, ठोस, द्रव, फिर गैस, याद रखिएगा। अगर अंतराणविक बल की बात करूंगा तो सबसे अधिक ठोस में होगा, फिर द्रव में होगा, फिर गैस में होगा, याद रखिएगा। अंतराणविक बल अपेक्षाकृत कम। ठीक है, याद रखिएगा। अगर मैं आकार और आयतन की बात करूंगा, आणविक बल हो गई, आकार या आयतन, आकार और आयतन की बात करूंगा तो ठोस में क्या हो जाएगा, ठोस की बात करूंगा तो निश्चित होगा। ठीक, निश्चित होगा, इसका निश्चित हो जाएगा। आयतन, इसमें आकार और आयतन दोनों निश्चित होगा, ठोस का आकार और आयतन दोनों निश्चित होगा। लेकिन अगर मैं द्रव की बात करूंगा, द्रव में तो आयतन क्या हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे, निश्चित हो जाएगा। ठीक। लेकिन अगर मैं बात करूं आकार की, तो आकार अनिश्चित रहेगा। आकार क्या रहेगा, अनिश्चित रहेगा, याद रखो। अनिश्चित रहेगा, क्या रहेगा, अनिश्चित रहेगा। इस बात को दिमाग में रखना है कि अनिश्चित रहेगा। ठीक। आयतन निश्चित रहेगा, आकार अनिश्चित रहेगा, किसकी, द्रव की। लेकिन ठोस में याद रखिएगा, ठोस में आयतन आकार दोनों निश्चित रहेंगे। इस बात को दिमाग में रखना है। अगर मैं गैस की बात करूंगा तो गैस में दोनों ही अनिश्चित रहते हैं, दोनों ही क्या रहेंगे, अनिश्चित रहेंगे। यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई होंगी। ये किसकी बात कर रहा था मैं, आकार एवं आयतन, मतलब इसमें जो है आकार और आयतन की बात कर रहा था, आकार और आयतन की बात कर रहा था इसमें भी। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, किस में निश्चित होगा, किस में अनिश्चित होगा, क्या है, सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। आगे बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट पर डिस्कस करते हैं। थर्ड पॉइंट को अगर मैं ले लूँ, संपीडन की बात करूँ, अगर जो फोर्स नहीं लगा, संपीडन फोर्स, संपीडन की अगर बात करूँगा मैं, संपीडन ठोस में, ठोस, द्रव, गैस। संपीडन की अगर मैं बात करूँगा तो ठोस में क्या होगा, नहीं होगा। द्रव में थोड़ा सा होगा। द्रव को अगर द्रव अवस्था में कोई चीज़ है तो उसको दबाओगे तो संपीडित हो जाएगा, नगण्य टाइप का। और गैस में तो सर्वाधिक होगा संपीडन, सर्वाधिक। तो गैस में क्या हो जाएगा बच्चों, सर्वाधिक हो जाएगा। सर्वाधिक। यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई होंगी। अगर चौथी प्रॉपर्टी की बात करूँ मैं, चौथी प्रॉपर्टी अगर विसरण की बात करता हूँ, विसरण मतलब जो स्प्रेड हो जाती नहीं है, चीज़ें फैलने लगती हैं, फैलने को विसरण बोलते हैं, विसरण। अगर मैं विसरण की बात करूँगा तो ठोस में कम, या तो कह सकते हैं नगण्य, नहीं होगा। ठोस विसरित नहीं होता था, ठोस नहीं होगा विसरित,
द्रव, द्रव नगण्य होगा, द्रव में नगण्य होगा, नगण्य होगा, और गैस में अत्यधिक होगा। भाई गैस तुरंत फैल जाती है, अत्यधिक हो जाएगा। ठीक है, तो विस्तरण का मतलब समझ गया होगा ना, कोई भी चीज़ है उच्च सांद्रता से, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, कोई भी चीज़ है उच्च सांद्रता से, कंसंट्रेशन से निम्न मतलब लो कंसंट्रेशन की ओर जब कोई चीज़ फ्लो करती है, जैसे हम लोग एयर की बात करते हैं, हवा तो नॉर्मल चल रही होती है, अगर पवन तेज मतलब हवा का तेज प्रवाह पवन कहलाता है, तो वायु का तेज प्रवाह हवा मतलब पवन, तो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, जहाँ उच्च दाब होगा वहाँ से हवा चलेगी, निम्न दाब की ओर चलती है, तो इससे क्या हो जाता है, यही होता है। इसी प्रकार ये उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर क्या कहलाता है, विस्तरण होता है। क्या होता है बच्चे, विस्तरण होता है। अब पांचवी चीज़ में बात करता हूँ मैं, पांचवी चीज़ हमारी है घनत्व की बात करूँगा मैं। पांचवी चीज़ क्या है बच्चों, घनत्व। अगर मैं घनत्व की बात करूँगा तो ठोस में सर्वाधिक, भाई ठोस है, घनत्व बराबर क्या हो, द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व द्रव्यमान के मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, द्रव्यमान अधिक होगा ठोस का, वहीं द्रव और वहीं पे गैस। तो यहाँ पे आपको चीज़ समझनी है बच्चों कि द्रव में ठोस में सर्वाधिक है, द्रव में कम है और इसमें बहुत कम है, बहुत कम। तो अब मैं एक बार फिर से आपको बता दूं चीज़ें कि ठोस द्रव गैस तीन अवस्थाएं होती हैं। अगर आणविक बल की बात करूंगा मैं तो आणविक बल सर्वाधिक क्या होगा, ठोस में होगा, द्रव में होगा, गैस होगा। आकार और आयतन की बात करूंगा तो ठोस में निश्चित होगा आकार व आयतन, द्रव में आयतन तो निश्चित हो जाता है लेकिन आकार अनिश्चित हो जाता है। ठीक है, द्रव में, गैस में दोनों चीज़ अनिश्चित होती हैं, दोनों चीज़ अनिश्चित होती हैं। अगर बात करूँ संपीड़न में तो ठोस में नहीं होता, संपीड़ित नहीं हो सकती, दबाने पर कोई चीज़ है ऐसे करके दोनों चीज़ तरफ से फोर्स लगा रहे हैं, एफ फोर्स लगा रहे हैं दोनों तरफ से, तो अगर वो चीज़ में संपीड़ित हो जाती है, दब जाती है, ठीक है, तो उसे बोलते हैं संपीड़न हो रहा है। ठीक है ना, कंप्रेशन फोर्स जिसे बोलते हैं। तो ठोस में नहीं होगा, द्रव में नगण्य होगा और गैस में सर्वाधिक होगा। विस्तरण की बात करेंगे अगर हम, ठोस द्रव, ठोस में नहीं होगा, द्रव में नगण्य होगा और गैस में अत्यधिक होगा। याद रखिएगा, ये क्या होता है, विस्तरण क्या होता है कि किसी द्रव या गैस का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर प्रवाह। तो ठोस में विस्तरण होता नहीं है, द्रव में होता है, गैस में सबसे अधिक होता है। ठीक है, घनत्व की बात करूँगा तो घनत्व ठोस में सर्वाधिक होगा, द्रव में कम होगा और गैस में बहुत कम होगा। घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन होता है। ये बात भी दिमाग में आपको रखना है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, नहीं आ गई होंगी, तो ये बात आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, तो द्रवों व गैसों में बहने का गुण पाया जाता है, बस इतना तो पता होगा, नॉर्मल चीज़ें हैं कि द्रव और गैस में बहने का गुण मतलब फ्लोइंग का गुण होता है, तो ये पता होगा आपको। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि घनत्व निम्न में से अधिक होगा, ठोस द्रव गैस, तो घनत्व की बात मैं बता ही चुका हूँ, घनत्व द्रव्यमान पर डिपेंड करता है, तो ठोस पर सर्वाधिक, फिर द्रव में कम, फिर गैस में कम। संपीड़न क्षमता की बात, जिसको कंप्रेस्ड किया जा सकता है, दबाया जा सकता है, तो गैस में सबसे अधिक होगा और द्रव में सबसे कम होगा, द्रव फिर ठोस, ठोस में सबसे कम होगा संपीड़न फोर्स। अंतराणविक बल ठोस में अधिक होगा, क्योंकि अंतराणविक अगर बल की बात करते हैं कि कण बहुत पास होंगे तो उनमें ज़्यादा फोर्स लगेगा। तो अंतराणविक बल की जब बात कर रहा था, अंतराणविक बल या आणविक बल, अंतरा आणविक बल, ठीक है ना, अंतरा आणविक, थोड़ा सा हाँ ये आणविक, एक मिनट में थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन है, थोड़ा लिखने में कभी कभी हो जाता है बच्चों ना, चीज़ें जो है सही समझ में नहीं आती हैं। तो यहाँ पे नहीं, अंतरा आणविक हम बात करते हैं, अंतरा आणविक, तो ये अंतरा आणविक की बात कर रहा था मैं। ठीक है, तो यहाँ पे अंतरा आणविक की मैं बात कर रहा था आपको, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक, तो अंतरा आणविक बल में क्या होता है, कण पास होते हैं, बिल्कुल पास लगे हुए कण रहते हैं, तो उनमें जो क्या होता है, एक प्रकार का फोर्स जो होता है ज़्यादा रहता है। तो अंतरा आणविक बल में कणों की ज़्यादा अधिकता होने के कारण में फोर्स ज़्यादा रहता है, इसलिए इनमें जो अंतरा आणविक बल अधिक होता है ठोस द्रव गैस में। ये बात को भी दिमाग में आपको रखनी है। ठीक है।
अब आगे बात करते हैं, हम कुछ आगे चीज़ों के बारे में बात करेंगे, फिर हम लोग जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। अब आगे जैसे मान लीजिए घनत्व को मैंने बता दिया था कि घनत्व क्या होता है, घनत्व चीज़ें मैंने बताई थी, घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन, ये चीज़ें मैंने आपको बता दी थी। ठीक है, तो घनत्व क्या होता है, द्रव के कणों की मात्रा, जो द्रव होता है, मान लीजिए द्रव है, द्रव के कणों की मात्रा, सामान्य वजन, जितनी जगह, आयतन क्या होता है, जो जितनी जगह कोई चीज़ घेरता, जितनी जगह कोई चीज़ घेरती है, कोई चीज़ घेरती है, जितनी जगह कोई चीज़ घेरती है वही क्या कहलाता है, वही आपका क्या कहलाएगा, आयतन कहलाता है। वही क्या कहलाता है, आयतन कहलाता है। तो ये चीज़ पता चल गई होगी आपको। कण जितने पास पास होंगे, जितना अधिक घना होगा उसका घनत्व उतना अधिक होगा। तो ठोस का घनत्व अधिक होने का क्या कारण है, क्योंकि उसके कण बहुत पास पास हैं। ठोस के कण बहुत पास पास हैं, इसलिए ठोस का घनत्व बहुत ज़्यादा है द्रव से। ठीक है, कण जितने पास पास होंगे उसका घनत्व तो अधिक होगा। ठीक है ना। घना, घनत्व से समझिए घना, घना कौन हो, जिसके कण पास पास होंगे। किसके कण पास पास होंगे, ठोस, ठोस के कण पास पास होंगे। तो घनत्व को याद रखिएगा। घनत्व की क्या है आपको पता होगा, किलोग्राम आयतन मीटर स्क्वायर हो गया तो केजी अपॉन मीटर क्यूब। तो याद रखिएगा इसका जो है यूनिट होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है। सीजीएस पद्धति में पूछ लेगा तो ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर क्यूब अब बता देंगे। तो इतना चीज़ें आपको पता होता है। तो अगर डेंसिटी में कई बार पूछा जाता है कि किसका क्या होता है, तो इसको जानने का तरीका यह होता है कि कौन सबसे ज़्यादा घना है। अगर सबसे ज़्यादा जो घना है, जिसके कण सबसे, कोई भी चीज़ है, ठोस द्रव गैस है, जिसके कण सबसे पास पास हैं, वही क्या होता है, उसी का सबसे ज़्यादा घनत्व होता है। इस बात को आपको दिमाग में रखना घनत्व के बारे में। ठीक है, मैं आशा करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। बेसिकली चीज़ आपको दिमाग में रखना है बच्चों कि घनत्व क्या करता है बच्चों, डिपेंड करता है किस पे, घनत्व। एक बार घनत्व के बारे में थोड़ा और जान लो, क्योंकि मैं इसमें अपवाद ही बताऊँगा। घनत्व द्रव्यमान पे कम निर्भर करेगा जब उसका जो है आयतन नियत होगा। क्या हो जाएगा बच्चों, आयतन कांस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। अगर आयतन कांस्टेंट हो गया बच्चों तो क्या हो जाएगा, द्रव्यमान जिसका अधिक होगा उसका घनत्व अधिक हो जाएगा। ठीक है, ये आपको दिमाग में रखना है कि घनत्व, अगर आयतन कांस्टेंट है तो जिसका द्रव्यमान अधिक होगा, जैसे 5 kg तो उसका घनत्व अधिक होगा, 2 kg वाले का घनत्व कम हो जाएगा। इस बात को आपको दिमाग में रखना है। तो यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई बच्चों। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि कई बार आप सुने होंगे कि मैं आपको एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और लिखवा देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि हमेशा क्या होता है, मैं जब आपको भूकंप पढ़ा रहा था, प्लेट टेक्टोनिक पढ़ा रहा था, तो वहाँ मैं बता रहा था कि अधिक घनत्व की चीज़ कम घनत्व कोई मतलब जो कम घनत्व की चीज़ होती है वो अधिक घनत्व की चीज़ नीचे चली जाती है। ठीक है, और अधिक घनत्व की चीज़ ऊपर रहती है। तो याद रखिएगा, तो मतलब कम घनत्व की चीज़ जो रहती है, कम घनत्व की वस्तु अधिक घनत्व की वस्तु पर तैरती है। मतलब जैसे घनत्व ज़्यादा है, मतलब मैं बता रहा था वहाँ पे, एक बार फिर समझिएगा बात को। जिसका घनत्व अधिक होगा वो नीचे चली जाएगी और जिसका घनत्व कम होगा वो ऊपर रहेगी। याद रखिएगा, तो कम घनत्व की वस्तु अधिक घनत्व की वस्तु पर तैरती रहती है। याद रखिएगा, कम घनत्व जिसका ज़्यादा होगा वह अधिक घनत्व वाले में, कम घनत्व वाली अधिक घनत्व वाली पर वाली वस्तु पर तैरती है या ऊपर रहती है। आप समझिए कि कम घनत्व है मतलब कम द्रव्यमान है, अधिक घनत्व तो अधिक द्रव्यमान है। अधिक द्रव्यमान है तो इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा लगेगा। अब ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा लगेगा तो नीचे जाएगी, ये ऊपर रहेगी। तो कम घनत्व वाली चीज़ ऊपर रहती है, अधिक घनत्व वाली चीज़ नीचे रहती है, क्योंकि इसका द्रव्यमान अधिक होता है। द्रव्यमान अधिक होता है तो आपको पता है, साइंस के स्टूडेंट हो आप, जी बराबर क्या, सॉरी 1 मिनट, मैंने क्या बताया था, F बराबर होता है m1 m2 बटे r², जी होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे इनमें ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा लगेगा। जब फोर्स ज़्यादा लगेगा तो नीचे चली जाएगी वस्तु। इतना घनत्व अधिक, जिसका ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होगा, वो वस्तु नीचे चली जाएगी। तो उसमें क्या हो जाएगा कि वो कम घनत्व की चीज़ ऊपर रह जाएगी, अधिक घनत्व की चीज़ नीचे रहेगी। तो ये कह सकते हैं कि कम घनत्व वाली चीज़ अधिक घनत्व वाली चीज़ के ऊपर तैरती है। ये आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, क्योंकि मैं इसी से एक मिलता जुलता एक कॉन्सेप्ट आपको बताने वाला हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जानते भी होंगे, लेकिन जानते हुए भी उसमें जो है आपको समझ में नहीं आएगा कि आखिर ऐसा होता क्यों है।
तो मैं आपको बता रहा था कि जो बर्फ़ होती है ये ठोस होती है, और बर्फ़ ठोस होती है, पानी द्रव होता है, लेकिन बर्फ़ का घनत्व कम होता है। अब समझिए, बर्फ़ का घनत्व कम होता है पानी के घनत्व की अपेक्षा, पानी के घनत्व की अपेक्षा। अब चीज़ें आप समझिएगा कि घनत्व की बात करूँ, डी डब्ल्यू इज़ ग्रेटर देन डी आई, मतलब बर्फ़ का घनत्व कम है जल के घनत्व की अपेक्षा, मतलब जल का घनत्व अधिक है, क्योंकि ये द्रव है। हमेशा आपने पढ़ा द्रव का घनत्व, यहाँ पे द्रव का घनत्व क्या है, ठोस से, एक मिनट आपको कॉन्सेप्ट समझाने की बात है, ठोस, ठीक है, यहाँ पे मैंने ठोस कर दिया, सिर्फ यहाँ पे लागू होता है, नहीं तो जनरली क्या होता है, सामान्यतः क्या होता है, सामान्यतः क्या होती है चीज़ें कि ठोस इज़ ग्रेटर देन द्रव। घनत्व की बात कर रहा हूँ मैं, घनत्व की, हमेशा होता है कि नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे तो उल्टा हो गया। क्यों? बर्फ़ का घनत्व पानी के घनत्व से कम है। क्यों? बर्फ़ का घनत्व पानी के घनत्व से कम है, ये वाटर। क्यों? तो यहाँ पे आपको मैं एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जब बर्फ़ ठोस अवस्था में, जब पानी ठोस बर्फ़ बनता है तो उनके बीच में क्या, पानी में जो अणु होते हैं, जो अणु होते हैं, इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। क्या बन जाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है, मतलब पिंजरेनुमा संरचना बन जाती है, पिंजरेनुमा संरचना बन जाती है। जब वाटर, कब? जब पानी बर्फ़ बनता है तो उनके अणुओं के बीच, अणु पास पास आते हैं लेकिन बीच में एक बॉन्ड बन जाता है। क्या बन जाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। मतलब पानी से बर्फ़ के निर्माण के समय कण पास पास आने चाहिए थे। क्या आने चाहिए? पास पास। भाई कण जो पहले पानी द्रव अवस्था में था, लेकिन ठोस बनते समय उनको पास में आना चाहिए था, ठोस बन रहे हैं, पास में आते अणु। लेकिन क्या होता है, जल के अणुओं के बीच हाइड्रोजन बंध बनने के कारण बर्फ़ बनते समय एक पिंजरेनुमा संरचना बन जाती है। जैसे बर्फ़ बनने की प्रक्रिया चालू होती है, उनके बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। कैसे बन जाता है ये भी देख लीजिएगा आप, कैसे हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है, इस बात को भी आपको समझना चाहिए। जैसे मान लीजिए H है, यहाँ पे O है, यहाँ पे H है, फिर यहाँ पे आप समझिए कि यहाँ पे O है, यहाँ पे जो है H हो गया, फिर यहाँ पे H हो गया, यहाँ पे जो है, यहाँ पे O हो गया, यहाँ पे O, यहाँ पे ऐसे करके बन गया। तो आप समझ सकते हैं बातों को कि ऐसे करके जो है पिंजरेनुमा संरचना बन जाती है। यहाँ पे जो है पिंजरेनुमा संरचना ऐसे करके कुछ, एक मिनट, यहाँ पे कुछ पिंजरेनुमा संरचना आपको देखने को मिल जाती है। तो ये आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। तो ऐसे करके कुछ संरचना बन जाती है पिंजरेनुमा, जिससे क्या हो जाता है, वो बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है तो क्या हो जाता है चीज़ें, जब हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है तो इसे क्या कहते हैं, इसे बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, HB मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया यहाँ पे, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है ये, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है बच्चों। जब हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है तो हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाने की वजह से क्या हो जाता है कि कणों के बीच रिक्त स्थान आ जाता है। कणों के बीच रिक्त स्थान आ जाने की वजह से क्या होता है कि कण दूर दूर हो जाते हैं। इस कारण बर्फ़ का आयतन अधिक हो जाता है। क्या हो जाता है? कण दूर दूर हो गए, आयतन अधिक हो जाता है, घनत्व तो कम हो जाता है। तो ठीक याद रखिए, घनत्व बराबर मैंने क्या बताया था, द्रव्यमान बटे आयतन। अब हाइड्रोजन बॉन्ड बन गए तो कण दूर दूर चले गए। मैंने बताया था आयतन क्या होता है, जो स्थान घेरता है। कोई भी वस्तु जब स्थान घेरती है उसे कहते हैं आयतन कहते हैं। तो ज़्यादा स्थान घेर लिया इसने, मतलब उसके बीच का स्पेस बढ़ गया, तो घनत्व, आयतन बढ़ा तो घनत्व कम हो गया। इसीलिए बर्फ़ का घनत्व कम हो जाता है, पानी का घनत्व अधिक रहता है। इसीलिए बर्फ़ पानी पर तैरती है। बर्फ़ जो होती है पानी पर तैरती है। देखा है कि नहीं देखा आपने? ना हो तो आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं, हम बता देंगे, आपको दिखा देंगे। बर्फ़ पानी पर तैरती है, ठीक है। तो मैं 1 मिनट आपको इसका तो है पिक्चर आपको दिखाई देता हूँ, क्योंकि ये चीज़ें आपको मैं दिखा देता हूँ 1 मिनट। तो यहाँ पे आप चीज़ देख सकते होंगे बच्चों, देखिए बर्फ़ यहाँ पे जो है तैर रही है। ये आप देख रहे होंगे कि वाटर में बर्फ़ यहाँ पे तैर रही है। यहाँ पे गिलास में आप देख सकते हैं कि वाटर यहाँ पे जो है बर्फ़ तैर रही है। तो आपको चीज़ें जो दिख रही हैं बच्चों, ये चीज़ें, ये देखिए यहाँ पे तैर रही चीज़ें। तो यहाँ पे चीज़ें जो आपको दिख रही हैं, ये क्यों दिख रही हैं? क्योंकि मैंने आपको चीज़ बताई नहीं
कि यहाँ पे जो घनत्व जो होता है, बर्फ़ का घनत्व अधिक होता है। बड़े बड़े आइसबर्ग आपने देखे होंगे, देखिए आइसबर्ग है, नीचे इतना, नीचे इसका कितना इसका वजन है, लेकिन ऊपर देखो तैर रहा है, ऊपरी वाला पार्ट तैर रहा है कि नहीं तैर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि इसका वजन है, लेकिन ये चीज़ें तैर रही हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप चीज़ देख रहे हो कैसे बर्फ़ चीज़ें जो है तैर रही हैं। यहाँ पे आप बर्फ़ देख सकते हो गिलास का, देखिए आप यहाँ पे जो है इसका देखिए, ये तैर रही चीज़ें नहीं तैर रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो दिखा रहा हूँ मैं आपको, यहाँ पे मैंने जो है करके दिखाया आपको चीज़ें, तो आप समझ सकते हैं कि कैसे चीज़ें जो है आपको जो बताता हूँ प्रैक्टिकली, मैं इसलिए आपको चीज़ें दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। जैसे आपको यहाँ पे चीज़ दिख रही होंगी, ये देखो तैर रहा है। तो बर्फ़ का घनत्व अधिक होता है, पानी घनत्व, बर्फ़ का घनत्व कम हो जाता है क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है, और जो है पानी का घनत्व ज़्यादा हो जाता है, इसलिए बर्फ़ पानी पर तैरती है। तो यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। चलिए बढ़ते हैं आगे, दिखाते हैं आपको। तो बच्चों आपको चीज़ समझ में आ गई, मैंने आपको चीज़ दिखा दी है, ठीक है। अब आते हैं, अब आके कुछ थोड़ा से अलग इंपॉर्टेंट चीज़ों पर डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि कई बार होता है वहाँ से भी प्रश्न आ जाते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी कि मैं आपको जो बताना चाहता था बता दिया मैंने आपको चीज़, ठीक है। एक पॉइंट बच्चों आप दिमाग में और रखिएगा कि जैसे मान लीजिए मैंने आपको दिखाया था, वहाँ पे पिक्चर आपको दिखाई है कि ये मान लीजिए पानी भरा हुआ है, ये बर्फ़ है। अगर बर्फ़ पिघल जाती है, और जब बर्फ़ पिघल जाती है तो पानी का स्तर बढ़ता नहीं है। पानी का जो स्तर होता है, जब भी आप कभी देखेंगे पानी का स्तर, याद रखिएगा वही रहता है, पानी का स्तर वही रहता है। ये बात याद रखिएगा कि जब बर्फ़ पानी पर रहती है, वो तैर रही होती है, धीरे धीरे पिघल जाएगी, क्योंकि पानी का घनत्व मतलब पानी का टेम्परेचर कम है, बर्फ़ का ज़्यादा, मतलब पानी का टेम्परेचर ज़्यादा है, बर्फ़ का टेम्परेचर कम है, तो पिघल जाएगी बर्फ़। जब पिघल जाएगी, लेकिन पानी का स्तर वही रहता है, ये आपको दिमाग में रखना है, ठीक है ना। पानी का स्तर नहीं बदलता है। यदि बर्फ़ पानी में पिघल जाए तो उसमें पानी का स्तर जो रहता है, लेवल जो रहता है वही रहता है। इस बात को आपको दिमाग में रखना है। चलिए बच्चों आगे बढ़ता हूँ, मैं आपको अब गलनांक के बारे में बताता हूँ, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ठीक है ना। इसका मेल्टिंग पॉइंट बताता हूँ कि गलनांक क्या होता है। गलनांक, किसी भी चीज़ का गलनांक क्या होता है, किसका क्या इस पर प्रभाव पड़ता है, कि पदार्थ का एक निश्चित ताप होता है। जब वो निश्चित ताप के आप ऊपर चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ठोस है तो द्रव अवस्था बदल जाएगी, द्रव है तो ठोस अवस्था बदल जाएगी, द्रव है तो गैस अवस्था बदल जाएगी। एक निश्चित ताप होता है, किसी भी चीज़ की एक निश्चित अवस्था होती है, निश्चित ताप। अगर आप निश्चित ताप से ऊपर टेम्परेचर कर देते हैं तो ठोस जो रहेगा, याद रखिए बच्चों, ठोस जो रहेगा द्रव में बदल जाएगा, और द्रव जो रहेगा वो गैस में बदल जाएगा, ठीक है। ठोस द्रव में और द्रव गैस में। मैं ब्लैक बैकग्राउंड इसलिए कर दें ताकि आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आए, सही से आपको चीज़ें दिखाई दें। निश्चित ताप के ऊपर, जैसे निश्चित ताप के ऊपर गए तो ठोस द्रव में और द्रव गैस में बदल जाता है। ये आपको पता होगा कि निश्चित ताप पर जब ठोस से द्रव में बदलते हैं या द्रव गैस में बदल जाता है तो उसे क्या कहते हैं, गलन कहते हैं। क्या कहते हैं, मेल्टिंग कहते हैं, ठीक है। तो क्योंकि भाप बन जाएगा, अब ज़्यादा वाष्पीकरण की अवस्था कहलाती है। लेकिन यहाँ पे समझिए कोई चीज़ ठोस है, वो पिघल के क्या हो गई, द्रव हो गई, द्रव से अब ज़्यादा उसको गर्म कर देंगे तो भाप बन जाएगा, जिससे वाष्पीकरण कहते हैं। इसे बोलते हैं वाष्पीकरण, इसे बोलते हैं वाष्पीकरण, इसे बोलते हैं गलन, ठीक है। इसे बोलते हैं गलन, इसे बोलते हैं वाष्पीकरण। ये चीज़ें आपको समझना है, ठीक है। ठोस में एक टेम्परेचर निश्चित ताप के ऊपर जाएंगे तो वो चीज़ द्रव अवस्था में बदल जाती है, जिसे उस वस्तु का गलन कहते हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है, कई बार निश्चित ताप पर द्रव में बदले तो उस ताप को उस पदार्थ का गलनांक कहते हैं। जिस ताप पर, एक निश्चित ताप के बाद, जैसे मान लीजिए कि कोई ठोस 4 डिग्री सेल्सियस पर ठोस अवस्था में, जैसे हमने 5 डिग्री सेल्सियस कर दिया, ये पिघलना प्रारंभ कर दी, 6 में पूरी तरह से पिघल गई। तो जिस ताप पर वो पिघलना प्रारंभ कर दे, पिघल जाती है, वही ताप जो होता है उसका गलनांक कहलाता है, मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। याद रखिएगा, MP जिसे कहते हैं। जैसे बर्फ़ है, बर्फ़, अब बर्फ़ का गलनांक क्या होता है, बर्फ़ का गलनांक की अगर बात करूँगा, गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है, यह बात रखिएगा, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ़ का गलनांक, ठीक है। अब पानी का अगर हिमांक की बात, गलनांक हिमांक की साम्य अवस्था, तो पानी का हिमांक, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस ये भी होता है। ये दोनों क्या होता है, साम्य अवस्था होती है। अगर मान लीजिए बर्फ़ है, बन गई है, पानी का हिमांक मतलब पानी 0 डिग्री सेल्सियस के आगे बढ़ेगा या 0 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा होना प्रारंभ हो जाता है, मतलब वो फ्रीजिंग होने प्रारंभ हो जाता है। अब बर्फ़ अगर बनी हुई है, अगर 0 डिग्री सेल्सियस पर है, तो उस अवस्था के बाद जैसे 0 डिग्री सेल्सियस से जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा, थोड़ा सा बढ़ा या 0 डिग्री सेल्सियस पर ही है, तब अगर मान लीजिए बर्फ़ बाहर रखी तो 0 डिग्री सेल्सियस पर ही वो क्या होती, गलना प्रारंभ हो जाती है, मतलब मेल्टिंग होना प्रारंभ हो जाता है। तो बर्फ़ का गलनांक और पानी का हिमांक दोनों जो है 0 डिग्री सेल्सियस होता है।
याद रखिए ये दोनों की क्या होती है, एक साम्य अवस्था होती है। ठीक है, तो पानी ही एक ऐसा चीज़ है जो तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, याद रखिएगा। कई बार प्रश्न पूछता है वो ऐसा कौन सा तत्व है, ऐसा कौन सा यौगिक है या ऐसा कौन सा चीज़ है जो तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, तो पानी ही है। पानी ही है, तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। पानी तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, तीनों अवस्थाओं में, तीनों अवस्थाओं में पाया जाता पानी ही। ठीक है, ये बात को आपको दिमाग में रखना है। ठोस, मैं आपको यहाँ पे मैप बनाऊंगा। ठोस अगर द्रव बदल गया, द्रव से गैस हो गया, चीज़ें आपको समझना है बस, चीज़ें आपको थोड़ा सा बस समझना। ठोस द्रव गैस अब यहाँ पे हो गया। अब ठोस जैसे द्रव बदला तो ये क्या हो गया, इसका मेल्टिंग पॉइंट हो गया। भाई मेल्टिंग पॉइंट से ऊपर गए तो गलन बिंदु के ऊपर गए तो द्रव बदल गया। द्रव के ऊपर जब जाते हैं तो उसे बोलते हैं वेपराइजेशन बोलते हैं, वाष्पीकरण बोलते हैं, वाष्पीकरण, वाष्पीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसका, वाष्पीकरण, जिसे बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बीपी। भाई वाष्पीकरण जैसे बॉयल होने लगा, भाप बन के ऊपर उड़ने लगता है तो बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है। ठीक है ना, जैसे क्वथनांक बोलते हैं उसको। ठीक है ना, गलनांक क्वथनांक। ठोस द्रव में बदला, गलनांक, द्रव गैस में बदला। ठीक है, वाष्पीकरण या तो फिर उसे अवस्था वाष्पीकरण अवस्था कहलाती है, लेकिन उसका जो पॉइंट होता है वो बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है ना, तो गैस बनने लगता है। अब यहाँ पे समझिए कि कण पहले बहुत पास पास थे, अब थोड़ा दूर हो गए, अब यहाँ पे और दूर हो गए, ऐसे करके। ठीक है, और एक चीज़ बताऊँ कि कभी कभी आपने ऊर्ध्वपातन की स्थिति पड़ी होगी। कपूर को जैसे आप ठोस अवस्था में रहता है, कपूर को आग लगाए वो तुरंत हवा गैस बन जाता है, तो कपूर क्या कहलाता है, ठोस से सीधा अगर मान लीजिए वो सीधा किस में बन गया, द्रव अवस्था में गैस अवस्था में पहुँच गया तो उसे बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन। तो कपूर इसका बेस्ट उदाहरण है, कई बार प्रश्न पूछा गया, कपूर ऊर्ध्वपातन है, याद रखिएगा। ठोस से सीधा द्रव अवस्था गैस अवस्था में बदल जाता है, किस में बदल जाता है, गैस, तो उसे बोलते हैं ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन बोलते हैं। इस बात को भी दिमाग में आपको रखना है। ठीक है, जैसे मैंने चीज़ें बताई कि ये प्रोसेस इधर की ओर चल रहा है, ये इधर की ओर चल रहा है। ठीक है, अब इसका उल्टा भी होता है। कैसे होता है बच्चों, ये भी देख लीजिएगा, इसका उल्टा कैसे होता है। ये आपको ये भी समझना जरूरी है कि इसका उल्टा कैसे होता है। जैसे मान लीजिए कि अब गैस है, अब यहाँ पे गैस थी, अब गैस को हमने जो है थोड़ा सा कंप्रेस्ड कर दिया। अब कंप्रेस्ड कर दिया मतलब कंडेंसेशन कर दिया, संघनन कर दिया। गैस मान लीजिए थोड़ा कंप्रेस्ड हो गई, ऊपर जाई, मान ऊपर उड़ते उड़ते गई, फिर इसके बाद नीचे टेम्परेचर उसका ठंडा हो मतलब कम हो गया तो संघनित हो जाती है। क्या हो जाती है, संघनन इसे कहते हैं। गैस का अगर संघनन हो जाता है, कंडेंसेशन हो जाता है, शीतलन करने पर, मतलब ऊपर गई, टेम्परेचर कम है ऊपर का तो संघनित हो गई, शीतलन हो गया। संघनन मतलब शीतलन होना, ठंडी हो जाना। भाई गर्म हो गए तो ऊपर गई थी, जब कोई चीज़ गर्म हो जाती है, टेम्परेचर कम हुआ, यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है, ऊपर कम है, ऊपर की ओर जाने लगती है, तो जब भाई हल्की हो गई ऊपर गई, लेकिन ऊपर जब गई तो ठंडी हो गई तो भी भारी हो गई, फिर भारी होगी फिर नीचे की ओर आती है बूंद के रूप में। तो जैसे संघनन हुआ, शीतलन हुआ, कंडेंसेशन बोलते हैं इसको। तो कंडेंसेशन हुआ तो द्रव बन गया। जब वो चीज़ द्रव बन गई तो इसके बाद उसको क्या बनना पड़ता है, अब मान लीजिए ठोस बनना है। अब द्रव बन गया, जैसे द्रव बन गया तो अब उसको हम लोग जो द्रव है मान लीजिए वो बूंद के रूप में, पानी के रूप में हमारे पास आ गया। अब उसको हमने जो फ्रिज में जाके रख दी, जाके ठंडा कर दिया, मतलब फ्रीजिंग कर दी जाके। फ्रीजिंग से बोलते हैं, फ्रीजिंग, फ्रीजिंग यहाँ पे फ्रीजिंग मतलब शीतलन, शीतलन मतलब फ्रीजिंग का शीतलन कह सकते हैं। शीतलन मतलब हिमकरण कह सकते हैं उसको, हिमांक के जमाव बिंदु कुछ भी बोल सकते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट। एक मिनट, फ्रीजिंग पॉइंट सही से लिखा था, फ्रीजिंग पॉइंट या हिमकरण बोलते हैं, हिमकरण। ठीक है, ये आपको समझना है, इसे बोलते हैं हिमकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे, हिमकरण, ये जमाव बिंदु बोल सकते हैं। ठीक है, कई नाम से वो आप पुकार सकते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट, हिमकरण, जमाव बिंदु, ऐसे करके। तो ये क्या हो गया, फिर से ठोस अवस्था बदल गया। ठीक है, गैस संघनन किया शीतलन द्वारा, कंडेंसेशन जिसे बोलते हैं, लिख देता हूँ कंडेंसेशन। कंडेंसेशन हुआ, कंडेंसेशन के बाद द्रव अवस्था बदल गई, द्रव ठोस अवस्था बदल गई। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि चीज़ें जो है आपको चीज़ें सारी यहाँ तक समझ में
आ गई होंगी। बच्चों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, यहाँ तक चीज़ें जो मैंने आपको समझा दी हैं, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं। एक पॉइंट और आपसे एक प्रश्न है, जो बच्चे यहाँ तक वीडियो देखेंगे उनके लिए एक प्रश्न है कि जब बर्फ़ को, प्रश्न में लिख देता हूँ, बर्फ़ को थोड़ा मैं रहता है कि बच्चों पढ़ो, थोड़ा क्यूरियस रहो चीज़ों के बारे में, थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा चीज़ जानो, ताकि आपको क्यूरियसिटी रहनी चाहिए। मैं प्रश्न पहले पढ़ो, मैं प्रश्न जो दे रहा हूँ उसको पहले आप देखो। बर्फ़ को पानी पर डालने पर, पानी पर डाला आपने, पर पानी ठंडा हो जाता है, देखा होगा पानी ठंडा हो जाता है, ठंडा हो जाता है, क्यों? प्रश्न है क्यों। आज तक आपने अगर चीज़ें की होंगी, आज मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ आखिर क्यों ऐसा हो जाता है, आप सोचिए। मैं यहाँ तक चीज़ें बता चुका हूँ। मैं इस प्रश्न को आपके लिए HW के रूप में देता हूँ, होमवर्क के लिए, आपका ये होमवर्क है। आप सोचिएगा घर में जाके, आप इसको जो है पढ़िएगा, समझिएगा कि बर्फ़ को जैसे पानी में डालते हो कुछ देर बाद ठंडा हो जाता है, ठीक है ना, ऐसा क्यों हो जाता है, ठीक है। क्योंकि जैसे मैं आपको बताता हूँ, आपने हमेशा किया होगा लेकिन आप इसके बारे में कभी सोचे नहीं होगे, तो आप इसमें सोचिए, जाके सर्च करिए, जैसा भी करिए, गूगल पागल जो भी